नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स कंपनी की। तो आज के वीडियो में हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में जानेंगे, जो कि आप सबको पता ही है कि क्या करती है कंपनी। जैसा नाम से भी पता है, पेंट्स बिज़नेस में है। लेकिन उसके बाद हम जानेंगे कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है उसके बारे में, और क्या-क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ है पेंट्स के अलावा उसके बारे में। उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे, जिसमें हम ग्रोथ रेट और उनके जो कैश फ्लोज़ हैं, उनके जो डेट टू इक्विटी, उस सब की बात होगी। उसके बाद हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे कि आज की डेट में वैल्यूएशंस कहाँ पे हैं, क्या वो सस्ते हैं, क्या वो महँगे हैं, क्या पिछले 3, 4, 5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल्स की कि आज के डेट में जो प्राइस ट्रेंड है वो किस तरफ है। और उसके बाद हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स की, जो इन फ्यूचर कंपनी के ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं किसी भी तरह में, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, किसी भी तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। उन सब की बात होगी यहाँ पे। उसके बाद हम एट द एंड वीडियो को समराइज करेंगे, जिसमें कि मैं फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स के बेस पे कंपनी को रेट करूंगा। जैसे सपोज मेरे को फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं उनको ग्रीन कलर से रेट करूंगा, लेकिन अगर मेरे को फंडामेंटल्स खराब लग रहे हैं तो मैं उन्हें रेड रेट करूंगा। लेकिन अगर फंडामेंटल्स ओके ओके हैं तो हम उन्हें येलो रेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप अभी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलरली ऐसा एक वीडियो मिलता रहेगा जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्टॉक को किस तरह से एनालाइज करते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी भी वीडियो लाइक किसी भी स्टॉक पे आपको इस तरह का एनालिसिस चाहिए तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरे को वो बिज़नेस समझ आएगा, मेरे को लगेगा कि कंपनी में दम लग रहा है, तो मैं उस पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं बिज़नेस की। तो सबसे पहले आपको जैसे पता ही है, आप में से सब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनके प्रोडक्ट को यूज़ भी किया होगा। तो एशियन पेंट जो है भारत की सबसे बड़ी जो पेंट कंपनी है, 50% से ज़्यादा इसका मार्केट शेयर है इंडिया में। और दुनिया में ये लगभग 10 टॉप 10 कंपनीज जो डेकोरेटिव पेंट की कंपनी है, उनमें इसका नाम आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 60 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कंपनी अपना सामान बेचती है। भारत के अलावा भी 59 अदर कंट्रीज़ में, आई थिंक 59 और 60 व्हाटएवर यू वांट टू टेक, लेकिन 59 काफ़ी सारी जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पे भी कंपनी का सामान बिकता है। और पूरे ग्लोबली जो कंपनी के प्लांट्स हैं वो टोटल 26 हैं। और उसमें से यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत में 15 प्लांट है। तो मेजॉरिटी जो प्लांट है वो इंडिया में है, लेकिन उसके अलावा 9 प्लांट बाहर की कंट्रीज़ में भी, जैसे नेपाल हो गई या आई थिंक श्रीलंका हो गई, इस तरह से एशियन कंट्रीज़ में। और उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ में भी कंपनी के प्लांट जो है वो लोकेटेड है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी की जो मेजॉरिटी सेल है, लाइक 84 to 85% जो सेल है इनकी, वो डेकोरेटिव पेंट से आती है, जो कि घरों में हम यूज़ करते हैं। तो जो भी आप घरों में पेंट यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, रस्टिंग हो गई, चाहे पुट्टी हो गई, चाहे उसके रिलेटेड और कोई प्रोडक्ट हो गए, जो कंपनी जो हम घर में जब पेंट करवा लेते हैं वहाँ पे जो भी केमिकल्स लगते हैं, तो उस वो सब जो प्रोडक्ट है वो कंपनी बनाती है। और उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो स्नैपशॉट मैंने दिया हुआ है कि कंपनी उसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो पेंट जैसा कि आपको पता ही है। उसके बाद वॉल कवरिंग्स, वाटर प्रूफिंग, जैसे छत में लीकेज होता है तो वहाँ पे जो वाटर प्रूफिंग चाहिए तो वो भी कंपनी बनाती है। कुछ एडेसिव बनाती है, बाथ फिटिंग एंड सैनिटरी वेयर्स। तो ये जो दूसरे जो सेगमेंट है वो काफ़ी छोटा पार्ट है रेवेन्यू का। आई थिंक 4 से 5% जो रेवेन्यू है वो यहाँ से आता है। जो ये अपना होम डेकोर प्रोडक्ट्स हो गए, फिटिंग्स हो गई, ये सब इनमें सिर्फ 4 से 5% रेवेन्यू आता है। जो 84-85% रेवेन्यू है वो पेंट से आता है। उसके अलावा वॉल कवरिंग से भी इनका काफ़ी रेवेन्यू आता है, लेकिन मेजोरिटी रेवेन्यू आज भी पेंट बिजनेस से आता है। और कंपनी फोकस कर रही है जो इनके होम डेकोर सर्विस से रिलेटेड बिजनेस है उसमें, उसका जो रेवेन्यू वो 4 से 5% है आज के डेट में। तो उसे इन फ्यूचर कंपनी डबल डिजिट तक ले जाना चाहती है या यहाँ से बढ़ाना चाहती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक सेल्स है वो 85-86% के आसपास जो सेल है वो भारत से आती है। उसके अलावा सिर्फ 14-15% ही एक्सपोर्ट से सेल आती है। तो मेजोरिटी सेल जो है वो भारत से ही आती है। और वहीं पे कंपनी का जो डोमिनेट मार्केट शेयर भी है। तो बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है, आप सब फैमिलियर होंगे। लेकिन मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ आपको बिजनेस के बारे में, लेकिन आप सब इस बिजनेस से फैमिलियर हो गए तो ये काफ़ी पॉपुलर स्टॉक भी है। बिजनेस तो अच्छा है ही है, क्योंकि हम छोटे होते से देखते आ रहे हैं। एशियन पेंट की ऐड हो गई, एशियन पेंट के प्रोडक्ट हमारे घर पे यूज़ हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोग इससे बहुत ही फैमिलियर हैं इस कंपनी से। तो चलिए अब बिज़नेस के बाद हम बात करते हैं आज की डेट में फंडामेंटल्स कंपनी के कहाँ पे हैं। उसमें हम ग्रोथ की बात करेंगे, मार्जिन्स की बात करेंगे, रिटर्न रेशियोज़ की बात करेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो कन्वर्जन उसकी बात करेंगे, और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे। और इस सब फैक्टर्स को हम पिछले 5 साल का देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंड रहा है, और ग्रोथ और मार्जिन्स में हम पिछले 4 क्वार्टर में देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं। उसके तो चलिए ग्रोथ से शुरू करते हैं। तो ग्रोथ अगर हम बात करें
तो 21, 22, 23 तक ठीक था। ओके, यहाँ पे 7.5% का था, तो कोविड का इम्पैक्ट आप लगा सकते हैं। उसके बाद 34% कोविड का लो बेस, उससे ज़्यादा एकदम तेज़ी से ग्रो हुआ। उसके बाद 18.5%, लेकिन पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो 2.9% का ग्रोथ रेवेन्यू में, और उसके बाद 4.5% का रेवेन्यू में डी ग्रोथ हुआ है 2025 में। और इसका हम अगर बोले तो जो कंपटीशन आया है बिरला की तरफ से या जेएसडब्ल्यू की तरफ से, उसके बाद जो ओवरऑल मार्केट स्लो डाउन हुआ है, तो उस सब वो सब यहाँ पे हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पिछले 4 क्वार्टर की, तो चारों क्वार्टर में डी ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू लेवल पे। और अगर हम सेम ट्रेंड देखें तो पैट में भी सेम ट्रेंड दिखा है। तो पिछले चारों क्वार्टर में पैट का डी ग्रोथ हुआ है और रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि प्राइसिंग वॉर में इस टाइम कंपनी घुसी हुई है बिरला के साथ, क्योंकि बिरला काफ़ी सस्ता सामान बेच रहा है अपना। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी डेकोर, ये देखिए, तो डेकोर बिजनेस का इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दिया है। तो वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें Q1 2025 में 7.1% का वॉल्यूम ग्रोथ था, लेकिन जो Q1 में वैल्यू ग्रोथ था, यानी कि सपोज कंपनी ने 100 प्रोडक्ट डब्बों की जगह 107 डब्बे बेचे, लेकिन जो टोटल रियलाइजेशन है वो 3% गिरा। सपोज पहले 100 डब्बों से 1000 रुपए का रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन अब 107 डब्बों से 1000 रुपए से कम रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि अगर आप देखें तो 970 के आसपास रेवेन्यू आ रहा है। तो बेसिकली जो नया सामान बेच रही है कंपनी, उसको कम दाम पे बेचना पड़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई है। और यही सेम ट्रेंड अगर आप देखें तो Q1 में भी ऐसा ही है, 3.9% का वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन 1.2% का वैल्यू डी ग्रोथ। और सेम अगर आप डेकोरेटिव प्लस इंडस्ट्रियल पेंट में देखें तो उसमें भी सेम ट्रेंड है। तो बेसिकली जो प्राइसिंग वॉर है ये बहुत ही खतरनाक होता है, और इसी की वजह से पिछले 3-4 क्वार्टर में या पिछले 1-2 सालों में कंपनी के जो मार्जिन है वो भी कंप्रेस हुए हैं। यहाँ पे अगर आप उनके स्क्रीनर पे आके हम देखते हैं तो ये देखिए, तो जो 22% का पीक मार्जिन था 2021 में, वहां से अगर आप देखें तो स्टेडली मार्जिन नीचे गिरे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंप्रूवमेंट जरूर आया 2024 में, लेकिन अगेन 18% के मार्जिन फिर से आ गए हैं। तो और क्वार्टरली बेस पे भी यही ट्रेंड है, 17%, 18%, 19%, 15%। तो मार्जिन पिछले 4 क्वार्टर के कंपेरिजन में अगर आप देखें तो सितंबर 2023 में जो मार्जिन 20% थे वो 15% गिरे। उसके बाद दिसंबर 23 में जो 23% मार्जिन थे वो 19% गिरे। उसके बाद 19% से 17% और 19% से 18%। तो कंसिस्टेंटली मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। उसी वजह से जो पैट ग्रोथ है वो काफ़ी बुरे तरीके से पिटी हुई है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, जिसमें नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए, नए कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, तो उसका डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है, और साथ ही साथ उसका खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर कोई नया प्लांट लगाया आपने। तो इस वजह से जो पैट का डिग्रोथ है वो ज़्यादा हुआ है। और सेम ट्रेंड अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ईयरली ट्रेंड में भी आपको ये दिखता है। तो 32.8% का पैट डी ग्रोथ है 2025 में, जहाँ पे सिर्फ 4.5% का रेवेन्यू ग्रोथ था और डी ग्रोथ था। तो ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे इम्पैक्टेड है। उसका रीजन क्या है? हाई कंपटीशन, लो डिमांड, और उसके बाद प्राइसिंग वॉर, जो कंपनी इस टाइम फंसी हुई है बिरला के साथ या जेएसडब्ल्यू के साथ, तो उस वजह से कंपनी के जो पैट है वो काफ़ी बुरे से इम्पैक्ट हुआ है। तो ग्रोथ के बाद अगर हम बात करें मार्जिन्स की, तो हमने बात ग्रोथ में मार्जिन्स की कर लिया। तो मार्जिन्स भी पिछले 2-3 सालों में ख़राब किया मार्जिन्स ने। उसका रीज़न हमने देख ही लिया है कि जो यहाँ पे प्राइसिंग वॉर चल रही है और स्लो डाउन, कंज्यूमर स्लो डाउन, और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किया वहाँ पे, यहाँ अगर हम इनके स्क्रीनर पे आके देख लें, यहाँ पे देखिए तो डेप्रिसिएशन कंसिस्टेंटली बढ़ा है। उसका रीज़न क्या है कि कंपनी ने नए प्लांट्स लगाए हैं, नया इन्वेस्टमेंट किया है, तो डेप्रिसिएशन जब बढ़ेगा तो पैट डी ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो उसके अलावा जब नए प्लांट लगाएंगे तो अब सपोज अगर उन्होंने प्लांट लगाया तो पहले दिन वहाँ पे जो भी स्टाफ चाहिए उसकी सैलरी तो पहले दिन से जाएगी ना, प्रोडक्शन पहले दिन से जाए आ भी जाए, लेकिन उसका सामान पहले दिन से बिकना शुरू नहीं होगा। तो उस वजह से इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो उस वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो है वो गिरे हैं पिछले 2-3 सालों में। और शायद अगर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम होती है, थोड़ा सा जो मार्केट है उसमें ग्रोथ आता है, जो कंज्यूमर स्लो डाउन है थोड़ा ठीक होता है जीएसटी कट्स के बाद, तो शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल मार्जिन अभी आज की डेट में खराब कर रहे हैं। अब अगर हम रिटर्न रेशियोज की पे आ जाएं तो रिटर्न रेशियोज थोड़ा सा गिरे ज़रूर हैं हिस्टोरिकली पिछले 4-5 सालों के कंपैरिजन में, और उसका रीज़न यही है कि ग्रोथ का स्लो डाउन और मार्जिन का स्लो डाउन। लेकिन उसके अलावा, उसके बिना भी जो रिटर्न रेशियोज हैं आज के डेट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2025 में जो आरओई है वो 19% से के आसपास हो गई है, वो जो कि 25 से 30% के आसपास होती थी। और वहीं अगर आप आरओसी की बात करें जो 35-37% के आसपास थी, वो 25% के आसपास आ गई है। आज भी स्ट्रांग है, लेकिन जो ट्रेंड है वो नीचे को है। तो जो मार्जिन और जो ग्रोथ है वहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से जो आरओसी और आरओई है वो भी थोड़ा सा इम्पेक्टेड है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रांग है आज की डेट में।
उसके बाद अगर हम बात करें कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश फ्लोज काफ़ी अच्छा कन्वर्जन है यहाँ पे। अगर आप 2022 को छोड़ दें तो एवरी ईयर 65-70% के ऊपर का ही कन्वर्जन रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम एवरेज भी देखें तो 65.7% की एवरेज है 5 सालों की, तो कैश फ्लो में कोई कन्वर्जन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना भी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है वो सारा इनका कैश में कन्वर्ट होता है, तो फंड्स की कंपनी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका अगर आप देखें तो डेट इक्विटी में भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो डेट देखिए पिछले अगर आप 2021 से कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए लगातार 3-4 साल बढ़ा, लेकिन 2025 में थोड़ा नीचे आया। लेकिन अगर आप डेट टू इक्विटी की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेट टू इक्विटी है, यानी कि 0.04 टाइम्स, यानी अगर इक्विटी 100 की है तो 4 रुपए का डेट है कंपनी के पास, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर नेट डेट लेवल पे देखें तो इससे भी कम होगा यहाँ पे। अगर आप की बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो ये देखिए, तो इनका जो बोरोइंग है वो यहाँ पे 2290 आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें से ये थोड़ा अगर हम लीज लाइबिलिटी हटाएं तो लगभग 864 करोड़ का डेट है आज के डेट में। और उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 782 करोड़ के जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। तो अगर आप देखें तो डेट जो कंपनी के पास है वो लगभग 60-70 करोड़ का ही है, अगर आप कैश माइनस कर दें तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत स्ट्रांग है कंपनी का। और कंपनी नियरली नेट डेट फ्री भी आप बोल सकते हैं अगर आप कैश इंक्लूड करते हैं तो। लेकिन अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो रियल प्रॉब्लम जो कंपनी का है वो यही है। अगर आप आज के डेट में देखें तो 60 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग चल रहा है, जहां पे कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही खराब है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, मार्जिन कंपनी के कंप्रेस कर रहे हैं, और जो प्राइस टू अर्निंग है वो आज भी 60 का है। 5 साल का एवरेज अगर आप देखें तो 71.9 टाइम्स है, और 10 साल का एवरेज देखें तो 61.6 टाइम्स है। अगर आप एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि आज के डेट में तो एवरेज से कम है, लेकिन अगर आप एवरेज पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पीक में इनका प्राइस टू अर्निंग गया था वो आई थिंक 120 कुछ गया था। हाँ, तो 120 के आसपास ही गया था, लगभग 120 नहीं पार किया था। तो 120 का पीक जो है वो पी था, लेकिन जब स्टॉक चला था तो वहां पे इनका पी 45-50 का था, और वहां पे ग्रोथ भी थोड़ी अच्छी थी आज की डेट से, मार्जिन भी इंप्रूव कर रहे थे, और कंपटीशन भी इतना हाई नहीं था। यहाँ पे अगर आप प्राइस में भी देखेंगे तो इन्होंने अगर 2015 से अगर आप देखें तो 850 का जो भाव था वो लगभग 3500-3600 के आसपास आ गया था, यानी 4.5 गुना के आसपास हुआ था 7 सालों में। यानी कि अगर आप देखें तो 24-25% के आसपास का सीएजीआर, इसके आसपास ही बनता है, 1-2% इधर उधर होगा, तो 24-25% के आसपास का सीएजीआर था। लेकिन यहाँ पे जब जो रिटर्न मेन बना है वो वैल्यूएशन एक्सपेंशन से बना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 51 टाइम्स का जो पी था वो पीक में, यानी कि 2021 में और 22 में वो 100 के आसपास गया था, यानी कि लो 100% का जो रिटर्न है उतने सालों में। यानी अगर स्टॉक 1 से 4 गया है तो 1 से 2 ही वो जो है वो ग्रोथ जो है इनका पी एक्सपेंशन से हुआ है, यानी कि हाफ ग्रोथ जो है जो स्टॉक प्राइस में है वो पी एक्सपेंशन से हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से जो इन्होंने इनका पीक था 35-3600 के आसपास, वहां से आज की डेट में ये 25-2600 के आसपास स्टॉक आ गया। तो लगभग अगर आप देखें तो 30-35% का करेक्शन मिल गया टॉप से, तो 30-35% का करेक्शन। और उसमें अगर आप देखें तो पी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ज्यादा करेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे 100 का जो पी था वो आज की डेट में 60 का आ गया। तो जो मेजोरिटी करेक्शन है वो पी की वजह से हुआ है, उसके साथ साथ इनके प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो 3200 करोड़ का जो पैट था वो आज के डेट में भी 3600 करोड़ है। तो पिछले 3-4 सालों में लगभग फ्लैटिश ग्रोथ है पैट लेवल पे। तो बहुत ही पुअर जो परफॉर्मेंस है पैट लेवल पे, उसका रीजन है मार्जिन कंट्रैक्शन, हाई कंपटीशन और लो ग्रोथ। तो उसके बाद अगर हम प्राइस टू सेल्स में भी देखें तो सेम ट्रेंड हमें दिखता है, काफी महंगे वैल्यूएशन आज के डेट में भी। प्राइस टू बुक में भी अगर आप देखें तो सेम ही ट्रेंड दिख रहा है, तो ओवरऑल वैल्यूएशन काफी महंगे लग रहे हैं। इवन दो के ऊपर से काफी ज्यादा करेक्शन मिला है, तो वैल्यूएशन आज भी उतने सस्ते नहीं है, स्पेशली अगर आप कंसिडर करें ग्रोथ का। क्योंकि अगर हम बात करें वरुण बेवरेजेस की तो वहां पे भी देखे हैं, वहां पे वैल्यूएशन महंगे हैं, लेकिन वहां पे ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। तो अगर उतना ग्रोथ हो, 20-25% का ग्रोथ होता, तो अब मैं बोलता यार ठीक है यार, 60 का भी शायद मिल सकता है कंपनी को, क्योंकि काफी अच्छी क्वालिटी कंपनी है, नंबर 1 जो है अपनी इंडस्ट्री में प्लेयर है, लीडर है, बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है, बहुत ही अच्छे पास रिटर्न्स दिए हैं, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, डेट टू इक्विटी अच्छा है, कैश फ्लोज अच्छा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन 60 का मल्टीपल में थोड़ा फिर ग्रोथ का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है तो ये वैल्यूएशन काफी महंगे हैं, और यही कारण है कि पिछले 2-3 सालों में स्टॉक की पिटाई हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 साल का सेल्स ग्रोथ 5% है, पैट ग्रोथ 8% है, और पिछले पिछले 1 साल में तो डी ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ पे तो बात कर ही नहीं, छोड़ ही दें। और उसी के साथ अगर आप देखें तो
जो स्टॉक प्राइस है 3 सालों में 9% नेगेटिव रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 21% का करेक्शन दिया है। और 5 साल का अगर आप स्टॉक प्राइस का भी रिटर्न देखें सिर्फ 3% है, जहां पे इनका सेल्स जो है वो 11% से बढ़ा है और प्रॉफिट जो है 8% से बढ़ा है। तो यानी कि पिछले 5 सालों में वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खराब हुआ है इन्वेस्टर्स का। और उसका रीजन क्या है कि स्टार्टिंग जो वैल्यूएशन थे यहाँ पे, अगर 5 साल पहले 2021 के आसपास, 20 के एंड में 21 के आसपास अगर आप 100 का मल्टीपल पे एशियन पेंट खरीद रहे होते तो वहां पे आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इवन अगर आप 2020 की बात करें, सॉरी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखें 16%, 11%, 4%, 5%, 11%, 14%, 5%, 7%, तो मोटा मोटी अगर आप देखें 11, 12, 13% का ग्रोथ था। सीएजीआर भी अगर आप लगाएं यहाँ 2014 से 2021 तक 7 साल में सिर्फ लगभग 50-60% का ग्रोथ, नॉट इवन डबल। तो 7 सालों में जो उनका रेवेन्यू वो डबल भी नहीं हुआ है। तो अगर आप उसकी बात करें तो इनका जो ग्रोथ है वहां पे भी उतना कोई खास नहीं था। तो उसके बाद भी अगर इनको 100 के मल्टीपल पे आप खरीद रहे थे तो ये मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन नहीं था, और वही स्टॉक ने आने वाले 3-4 सालों में दिखाया भी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे लग रहे हैं मेरे को आज की डेट में। लेकिन अगेन आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। आपको अगर सस्ते लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि करेक्शन आ गया है तो वैल्यूएशन यहाँ से सही है, स्टॉक चल सकता है, तो आप ज़रूर लें। लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन आज भी महंगे है, क्योंकि कंपटीशन अभी धीरे धीरे और इंटेंसिव हो रहा है, और साथ ही साथ प्राइसिंग वॉर से इन फ्यूचर मार्जिन जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं अगेन। और उसके बाद अगर हम बात करें प्राइस ट्रेंड की, तो करंट प्राइस ट्रेंड लुक्स वीक एंड लुक्स लाइक मेकिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स। तो ये क्लासिक डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये देखिए प्राइस साइडवेज गया, लेकिन थोड़ी सी बायसनेस जो देखें, जो हर एक टॉप इन्होंने बनाया वो थोड़ा सा पिछले टॉप से नीचे था। तो यहाँ पे अगर आप बायसनेस देखें तो नीचे की तरफ बायसनेस है, और यहाँ से अब थोड़ी सी रिकवरी जरूर लग रही है। अगर आप पिछले 1 साल का चार्ट देखें तो यहाँ पे देखिए, तो ये बॉटम 2100-2200 से यहाँ पे 2500 पे स्टॉक पहुंच गया। तो ये रिकवरी, ये आई डोंट नो कि ये सस्टेनेबल रिकवरी है कि नहीं है। ये हो सकता है एक छोटा सा बम्प हो, उसके बाद फिर स्टॉक नीचे चले जाए, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। आपको एनालिसिस खुद करना है, मेरे कहने पे ना जाए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज की डेट में अगर हम बात करें 17 अक्टूबर को, तो 5% ऊपर है स्टॉक, तो 5% तो बहुत बड़ी बात हो गई इतने बड़े मार्केट कैप के लिए। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस ट्रेंड जनरल में वीक लग रहा है। तो सपोज अगर आप सोच रहे हैं कि अगले 10 सालों में स्टॉक 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाएगा, तो इट्स वेरी हार्ड टू से कि यहाँ से होगा कि नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपको एनालिसिस खुद करना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कम लग रही है कि ऐसा होने वाला है। तो दिस वीकनेस इन प्राइस कुड बी attributed टू पुअर ग्रोथ, मार्जिन कंप्रेशन अलॉन्ग विद वेरी हाई वैल्यूएशन नाउ करेक्टिंग। तो पुअर ग्रोथ, मार्जिन कंट्रैक्शन जिसकी हमने बात की, उसके बाद वैल्यूएशन बहुत हाई थे पिछले 3-4 साल पहले के अगर आपने वैल्यूएशन देखे तो काफी हाई थे। उसके बाद बिरला वापस आ गया, जेएसडब्ल्यू पेंट्स आ गया, प्राइसिंग वॉर शुरू हो गई, तो वहां से जो प्राइस ट्रेंड है वो काफी खराब हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2021 के आसपास, यहाँ ये देखिए, तो यहाँ पे जब पीक बना 22 में, तो 21-22 में उसके बाद यहाँ पे प्राइस वीक होना शुरू हो गया, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे उस समय। तो ओवरऑल प्राइस ट्रेंड हमको काफ़ी वीक लग रहा है आज की डेट में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ हो सकता है तो आप ज़रूर स्टॉक को लें, मेरे कहने पे ना जाएं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। और हो सकता है स्टॉक यहाँ से अगले 1 साल में 30% बढ़ जाए, तो आप मेरे को नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरा अगर आप देखें तो मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ से रिटर्न की कुछ थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ आ नहीं रहा है, कंपटीशन आज भी स्ट्रांग है, और इन फ्यूचर शायद मार्जिन थोड़े और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इन फ्यूचर प्राइस जो है यहाँ से क्या करता है। तो चलिए अब प्राइस ट्रेंड के बाद हम बात कर लेते हैं की डेवलपमेंट्स की। तो बेसिकली कंपनी जो है कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, स्पेशली बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए। तो जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है पेंट बनाने के लिए, उसमें कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ताकि इन फ्यूचर जो उनकी रॉ मटेरियल्स हैं उन पे बेटर कंट्रोल रहे, और जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सके। तो अगर जब जैसे ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लांट आई थिंक ये 26-27 में, तो मे बी नेक्स्ट ईयर आई थिंक ये आ रहा है, तो शायद वहां से थोड़ा सा मार्जिन को इंप्रूवमेंट मिले। लेकिन इनिशियली जो उसका कॉस्ट है वहां पे कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा, तो शायद मार्जिन एक बार के लिए थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट करें। देखने वाली बात होगी कि इन फ्यूचर किस तरह से मार्जिन पैन आउट होते हैं। और ऑलरेडी मार्जिन थोड़ा करेक्ट कर गए, तो शायद यहाँ से ज्यादा करेक्शन ना आए मार्जिन में, शायद यहाँ पे सस्टेन करें। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इन फ्यूचर ये प्ले आउट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी जो है वो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जो इनकी करंट कैटेगरीज हैं उसमें भी, और जो नए सेगमेंट्स हैं जैसे कि होम डेकोर सर्विसेज। उसके बाद अगर हम देखें तो जो बाथरूम फिटिंग्स, उसमें उस सब में कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, डेकोरेटिव लाइट्स, न्यू वॉलपेपर टाइप कलर,
कलर्स, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिसेंटली कंपनी ने निलाया आर्क, रॉयल प्ले, प्रिंट्स एंड ऑल ये सब लॉन्च किया है। यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिया है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें निलाया आर्ट में कुछ एडिशंस हुए हैं। यहाँ पे जो आर्ट टाइप जो कलर होता है दीवारों पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 200 प्लस शेड्स इंस्पायर्ड बाय हेरिटेज, तो 200 प्लस शेड्स लॉन्च किए हैं इस प्रोडक्ट में। उसके बाद यहाँ पे आप देखें अगर रॉयल प्ले इम्प्रिंट्स, तो ये जो टेक्सचर्स हैं यहाँ पे दीवारों पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, तो इसमें भी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। साथ ही साथ जो कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे उन्होंने उसमें वहाँ पे 10% एक्स्ट्रा दे दिया सेम प्राइस में, या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दिया, एक्स्ट्रा वारंटी दे दिया। तो इस तरह के काम कंपनी कर रही है अपनी जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो इनका जो होम डेकोर प्ले है फॉर है, तो उसमें कंपनी जो है वो प्रोडक्ट नए ला रही है, और ये एक इनका छोटा सेगमेंट है जो तेजी से ग्रो कर सकता है। यहाँ पे कंपनी का फोकस है, लेकिन उसी वजह से इस यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है उस वजह से भी मार्जिन कुछ हद तक इम्पैक्ट हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें फर्नीचर में कंपनी जा रही है, वॉल कवरिंग्स हो गई, यूपीवीसी जो विंडोज एंड डोर्स हो गए, रग्स हो गए, डेकोरेटिव पेंट्स हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो कोलैबोरेशन भी किए हैं कंपनी ने अपने फैब्रिक्स में और रग्स वगैरह में। तो ये सब कंपनी जो है यहाँ पे कंपनी अपना पैसा लगा रही है। तो यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी नए नए प्रोडक्ट भी ला रही है, उस वजह से इनका जो डेप्रिसिएशन वगैरह वो भी ऊपर गया है, तो मार्जिन भी उसी वजह से इम्पैक्ट हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका जो डी ग्रोथ दिखे, डी ग्रोथ सीन इन होम डेकोर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड अंडर प्रेशर, तो किचन बिजनेस हो गया चाहे बाथ बिजनेस हो गया, दोनों में डी ग्रोथ हुआ है। दोनों बिजनेस आई थिंक अभी लॉस में ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करें उनके दूसरे और जो भी होम डेकोर बिजनेसेस है उसमें यूपीवीसी विंडोज ने फिर भी 32% का ग्रोथ दिखाया, लेकिन उसके अलावा दूसरे सेगमेंट्स में काफी पुअर जो है वो ग्रोथ रही है, रादर डी ग्रोथ रही है, और कुछ सेगमेंट जो है वो लॉस पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सब जो है कंपनी को आज के डेट में इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी इज एक्सपेंडिंग देयर रिटेल फुटप्रिंट स्पेशली इन होम डेकोर सेगमेंट, तो होम डेकोर में जो इनका सेगमेंट है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए कंपनी ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी दिया है, तो ये अपना जो है फुटप्रिंट यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। दो रिसेंटली नए इन्होंने स्टोर लॉन्च किए यहाँ पे, एक अगर आप देखें तो मुंबई बैंड्रा में और दूसरा जयपुर राजस्थान में। तो यहाँ पे अगर आप ये आपके किसी घर के पास में हो तो आप विजिट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है। ये इस तरह का इनका इंटीरियर, यहाँ पे इन्होंने कुछ फोटोज दिए हैं। तो ये सब कंपनी कर रही है इन फ्यूचर ग्रोथ बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ मार्जिन इंप्रूव करने के लिए। आप देखना होगा कि ये किस हद तक ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप 50% ऑलरेडी मार्केट का हो जाते हो तो उसके बाद फिर बहुत तेजी से ग्रोथ लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने से मार्केट ग्रो करेगा उतने से आप ग्रो करेंगे। क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो आप किससे मार्केट शेयर लेंगे? आप बर्जर से लेंगे या आप नए कॉम्पिटिशन से क्या मार्केट शेयर लेंगे? उनके पास तो कोई मार्केट शेयर ही नहीं है। अगर आप ओपस की बात करें या जीएसडब्ल्यू पेंट्स की बात करें तो वो नए प्लेयर्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर नहीं है। तो यहाँ पे इनके लिए ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है वो रहने वाला है, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी में देखें तो वहां पे भी ग्रोथ का प्रॉब्लम आ गया जब वो 10-12% जो है ओवरऑल मार्केट का हो गया। तो अगर आप इतना बड़ा एक पार्ट हो जाते हो मार्केट का, फिर आप मार्केट से ज्यादा तेज ग्रोथ नहीं कर सकते। और यहाँ पे पेंट मार्केट की बात कर रहे हैं कि पेंट मार्केट जिस रेट से ग्रो करेगी उसी रेट से ये ग्रो कर सकते हैं एट बेस्ट, या थोड़ा सा 1-2% ऊपर नीचे वो चलता है। उसके अलावा उससे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करना यहाँ पे मुश्किल हो सकता है एशियन पेंट्स के लिए। तो चलिए अब की डेवलपमेंट्स के बाद हम की रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है कि वैल्यूएशंस आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव डिस्पाइट बिग करेक्शन इन प्राइस। तो यहाँ पे 120 का पी है वो 60 का हो गया है। आप बोलेंगे सस्ता लग रहा है एज कंपेयर टू अर्लियर, लेकिन आज भी अगर आप ग्रोथ को कंपेयर करेंगे, मार्जिन को कंपेयर करेंगे, कंपटीशन को कंपेयर करेंगे, तो वैल्यूएशन जो है वो काफी महंगे लग रहे हैं। और प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग तीनों मेट्रिक्स पे तो वैल्यूएशन मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है आज की डेट में भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपटीशन की हमने बात कर ली, कंपटीशन जो है वो और तेजी से आ रहा है, और कंपटीशन की वजह से जो प्राइसिंग वॉर चल रही है वहां पे मार्जिन का कंप्रेशन हुआ है कंपनी का, और शायद ये थोड़ा और लंबा टाइम चल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कितना लंबा टाइम ये चलता है और किस तरह से कंपनी इसको टैकल करती है, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि वो सिर्फ प्राइसिंग वॉर पे नहीं जाना चाहती, वो नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना चाहती है जहां से वो अपने मार्जिन को बचा पाए या इन फ्यूचर इंप्रूव कर पाए। ये देखने वाली बात होगी किस तरह से कंपनी करती है। उसके बाद अगर हम देखें ओवरऑल ग्रोथ एनवायरनमेंट इन रूरल इंडिया इज बिट स्लो, दस if that continues for a while that can have a bad impact on margin and degrowth growth going forward। तो ओवरऑल जो रूरल इंडिया में आज के डेट में देखें तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में काफी बुरा हाल है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है, कस्टमर के पास पैसा
ऐसा नहीं है। उस वजह से भी लोग अपना जो घर का पेंट आज कराना है वो बोलते हैं चलो अगले साल करा लेंगे, तो वहाँ पे भी अगर स्लो डाउन ज़्यादा कंटिन्यू रहता है तो इन फ्यूचर कंपनी को ग्रोथ करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन रिसेंटली जो जीएसटी कटा है तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिले और वो एक हेल्पफुल फैक्टर हो सकता है कंपनी को इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए। तो ये कुछ की रिस्क फैक्टर्स थे जो मेरे को लगता है कि कंपनी को इन फ्यूचर इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपको भी ये खुद एनालाइज करना है कि आपको ये सही लग रहा है या आपको इससे भी ज़्यादा कोई रिस्क लग रहे हैं या कुछ और डेवलपमेंट्स जो है वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वो आप खुद देखें कि किस तरह से आपको ये सब देखने को लग रहा है। आप अगर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, उनकी कॉन कॉल सुनेंगे, तो आपको भी समझ आएगा कि कौन कौन से उसके अलावा भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो चलिए अब रिस्क फैक्टर्स के बाद हम आ जाते हैं अपनी वीडियो की समरी पे। तो ग्रोथ में तो हम सीधा क्लियर कट रेड देंगे। ग्रोथ पिछले 1-2 सालों का, पिछले 4 क्वार्टर का बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और आई थिंक आने वाले भी शायद 1-2-4 क्वार्टर ऐसे हो सकते हैं। अगर देखना होगा कि कब इंप्रूवमेंट शुरू होता है तो उसके लिए आपको क्वार्टरली रिजल्ट है उसको मॉनिटर करना होगा। उसके बाद मार्जिन भी है जो वो भी प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, लेकिन शायद मार्जिन ज़्यादा ना कॉन्ट्रैक्ट करें यहाँ से। लेकिन अगर प्राइसिंग वॉर जो है कॉम्पिटिटर के साथ वो लंबा चलता है तो शायद मार्जिन और भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी एक, ये 2 चीज़ें हैं वो आपको क्लोजली मॉनिटर करनी है कि क्यों क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ट्रेंड है वो पिछले साल के हिसाब से किस तरह से चल रहा है यहाँ पे। उसका रिटर्न रेशियोज, कैश फ्लोज और डेट टू इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज हैं। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रे जरूर है क्योंकि मार्जिन कंप्रेस हुआ है, जो रेवेन्यू है वो डी ग्रोथ हुआ है, लेकिन उसके उसके अगर आप उसको इंक्लूड करके भी देखें तो जो रिटर्न रेशियोज है आज भी काफ़ी अच्छे हैं। और वही कैश फ्लोज और डेट टू इक्विटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल मैं इनको येलो रेट करने वाला था, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल्स में रिटर्न मैट्रिक अच्छे हैं, डी ग्रोथ जो है वो 1-2 सालों का लगा हुआ है, तो शायद फंडामेंटल्स को हम ग्रीन रेट करेंगे। ओवरऑल फंडामेंटल्स हमें अच्छे लग रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं। ग्रोथ और मार्जिन में प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन कैश फ्लोज, डेट टू इक्विटी और बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, तो ग्रोथ को हम ओवरऑल ग्रीन रेट करेंगे। वैल्यूएशन को क्लियर कट रेड है। वैल्यूएशन तीनों मैट्रिक पे हमको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, काफ़ी महंगे वैल्यूएशन लग रहे हैं आज के डेट में, और आई थिंक शायद और करेक्शन भी हो सकता है। यहाँ स्टॉक ज़्यादातर साइडवेज भी जा सकता है, और करेक्शन में वैल्यूएशन के टर्म में बोल रहा हूँ, शायद प्राइस इतना करेक्ट ना करे, शायद अगर थोड़ा ग्रोथ है तो शायद वैल्यूएशन थोड़ी और कंप्रेस हो जाए और वहाँ से स्टॉक चले। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ऐसा होता है, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन आज के डेट में काफ़ी महंगे हैं। और सेम अगर टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स आज के डेट में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड देखें तो ये देखिए साइडवेज लीडिंग टू डाउन ट्रेंड, तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। और शायद ये जो रिवर्सल आया है छोटा सा, तो शायद ये शॉर्ट लिव्ड होगा। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड बनना मुश्किल है जब तक ग्रोथ दोबारा कंटिन्यू नहीं होती। तो देखने वाली बात होगी कि ग्रोथ दोबारा से कब कंटिन्यू होती है, और इवन अगर ग्रोथ कंटिन्यू होती है तो आई डोंट थिंक सो कि ये कंपनी 20% के आसपास का ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि जब मार्केट का 50% का हिस्सा हो तो 20% का ग्रोथ करने के लिए आपको मार्केट भी 15-16-17% से ग्रो करनी चाहिए। तो अगर पेंट मार्केट इंडिया में 15-16% से ग्रो करेगी तो एशियन पेंट शायद 20% 22% का ग्रोथ दिखाए, लेकिन अदरवाइज अगर पेंट मार्केट 9-10% का ग्रोथ दिखाती है तो एशियन पेंट को 12-13% से ज्यादा ग्रोथ दिखाने में इनका तेल निकल जाएगा। आप देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इन फ्यूचर इनका ग्रोथ रहता है। तो यही हमारा आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको कंपनी के बारे में सीखने को मिला, आपको बिजनेस के बारे में पता चला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा डिफरेंट कंपनीज़ पे, जिसमें कि आप खुद सीखेंगे कि खुद एक कंपनी को किस तरह एनालाइज करते हैं। और अगर आपके पास वो स्टॉक है तो आपको खुद डिफरेंट एक एस्पेक्ट मिलेगा कि किस तरह से एक स्टॉक को हम डिफरेंट एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इन फ्यूचर भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।